नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है मेरा, इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। देखो नीचे आ जाओ। इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस मतलब इसको मतलब बताया कि जलाना, लेकिन जलाना किस तरीके से वो देखते हैं हम। देखो एक बार, आई थिंक ये भी आपने पढ़ चुका है। तो देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड्स डिस्पोजल ऑफ द रिफ्यूज़ इज़ कैरिड आउट बाय बर्निंग इट एट हाई टेम्परेचर ईदर इन प्रेजेंस और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2। ठीक है, मतलब ये मेथड काम में लिए आते हैं डिस्पोजल के, रिफ्यूज़ के डिस्पोजल के काम में लिए आते हैं बर्निंग करके, जलाकर एट हाइयर टेम्परेचर, चाहे प्रेजेंस में हो चाहे फिर वो एब्सेंस में हो किसके, ऑक्सीजन के। अगर बर्निंग प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, और अगर बर्निंग एब्सेंस में हो रही है तो इसको हम बोलते हैं, अगर प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन, और अगर एब्सेंस में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल पायरोलिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। These methods are adopted for the refuse having high calorific value but are comparatively costlier than other methods। मतलब ये मेथड जो अडोप्ट किए जाते हैं रिफ्यूज़ के लिए वो हाई कैलोरिफिक वैल्यू के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और अदर मेथड से क्या होते हैं, कंपेरेटिवली कॉस्टलियर होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अपन ने इसके अंदर कंपोस्टिंग पढ़ लिया, इंसिनरेशन पढ़ लिया, सैनिटरी लैंड फिलिंग पढ़ लिया। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट है दैट इज़ डंपिंग इनटू सी, मतलब जो डिस्पोजल है उसको सी के अंदर डंप करना। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ इन द सी मस्ट बी डन फॉर अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है ना, मतलब जो हम डिस्पोजल करते हैं रिफ्यूज़ का सी के अंदर, वो शोर से, जब वो शोर है, यहाँ पर शोर मतलब किनारा, उससे काफ़ी दूर होना चाहिए, बिलो द वाटर सरफेस लेवल, और वाटर सरफेस लेवल से बिल्कुल नीचे होना चाहिए। ठीक है, और जब टाइड्स बहुत कम आए, जब लो टाइड्स आए, तब आपको उसको फ्लो कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ पल्वराइजेशन एंड श्रीडिंग। ठीक है, तो रियल टर्म्स के अंदर ये मेथड्स नहीं है डिस्पोजल के, रिफ्यूज़ के। ठीक है ना, केवल ये क्या करते हैं, ये हैवियर सॉलिड्स को लाइटर सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, वेयर द लाइटर सॉलिड्स कैन फर्दर डिस्पोज्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेंशन मेथड। मतलब पल्वराइजेशन और शेडिंग ये रियल टर्म्स में डिस्पोजल को, रिफ्यूज़ को डिस्पोजल करने के मेथड नहीं है, केवल ये हैवियर सॉलिड्स को स्मॉलर लाइटर सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर उसके बाद जो लाइटर सॉलिड्स होते हैं उसको इजीली डिकम्पोज किया जाता है किसी भी मेथड के द्वारा। पल्वराइजेशन इज़ बेस्ड अपॉन क्रशिंग और ग्राइंडिंग एक्शन, और जो पल्वराइजेशन होता है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग एक्शन पर बेस्ड होता है, और जहाँ जो श्रीडिंग होता है वो बेस्ड होता है कटिंग और टेयरिंग एक्शन के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा गया ऑटोक्लेविंग। ठीक है, इट इज़ अ लो हीट थर्मल प्रोसेस which is used for disposal of biomedical wastage, in which it is brought in intimate contact with steam under controlled temperature and pressure condition in order to carry out the disinfection। मतलब क्या हो गया, ये एक लो हीट थर्मल प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है किसके, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, इसको स्टीम के इंटीमेट कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, स्टीम के, फायर के नहीं, स्टीम के, और एक कंट्रोल टेम्परेचर पे इसको इंटीमेट कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर भी क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। ठीक है ना, जिससे कि क्या हो जाता है, डिसइंफेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डिसइंफेक्शन। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑटोक्लेविंग हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने केवल 6 के 6 मेथड पढ़े हैं। ऑटोक्लेविंग पढ़ा है अपन ने इसके अंदर, इससे पहले अपन ने पल्वराइजेशन और श्रीडिंग पढ़ा था, इससे पहले डंपिंग इनटू सी पढ़ा था। ठीक है, इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस पढ़ा था, और एक बार अपन ने कंपोस्टिंग पढ़ा। तो मैं कंपोस्टिंग को वापस रिवाइज करा देता हूँ एक बार। कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग कुछ नहीं होता, देख लेते हैं। ये केवल एक बायोलॉजिकल मेथड होता है। ठीक है, जो कि रिफ्यूज़ को डिस्पोज करता है। ठीक है ना, अब या तो प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में, किसके, ऑक्सीजन के, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, या तो वो ह्यूमस होता है या मैन्योर होता है। ठीक है ना, अगर ये कंपोस्टिंग एरोबिकली हो रही है तो ये 2 से 3 महीने में कंप्लीट होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडोर प्रोसेस। और कंपोस्टिंग हमारी एनारोबिकली होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है 5 से 6 महीनों के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैंगलोर प्रोसेस। ये नाम दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि एरोबिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है और एनारोबिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग C/N रेशियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50। मतलब अगर कंपोस्टिंग ऑप्टिमम करनी हो तो C/N रेशियो कितना होता है, 30 से 50 के बीच में होता है। और ये रेंज जो डिस्क्राइब की गई है वो इस फैक्ट पे डिस्क्राइब की गई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो कार्बन को 30 से 50 टाइम फास्टर यूज़ में ले लेते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, और कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो अगर ज़्यादा है तो नाइट्रोजन पहले क्या होगी, ख़त्म होगी कंपेयर टू कार्बन के। ठीक है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। ठीक है, और अगर कार्बन बाई नाइट्रोजन का रेशो कम है तो कार्बन पहले ख़त्म होगा किसके, नाइट्रोजन से। ठीक है ना, जो कि ये बताएगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, और वो जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा इसका अमोनिया का। ठीक है ना, जो कि डिजास्टर होगा किसके लिए, मैथेन फॉर्मर्स के लिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है, देखो यहाँ पर भी बताया गया कि C/N रेशो इज़ 30:50। ठीक है ना, तो C/N रेशो अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, कार्बन हमारा बढ़ रहा है और नाइट्रोजन क्या है, मेरा कम है। ठीक है, और अगर C/N रेशो कम है इसका मतलब क्या है, कार्बन कम है, नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, फिर इंसिनरेशन और थर्मल पायलट्स के बारे में बताई दिया मैंने आपको, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से मेथड यूज़ किए जाते हैं। फिर डंपिंग इनटू सी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, और इसके बाद क्या बताया मैंने, पल्वराइजेशन एंड स्टडी के बारे में बताया। ठीक है, ये कोई रियल टर्म से मेथड नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं। इसके आगे जो कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपको नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है।